नमस्कार किसान भाइयों, इंडियन एग्री हेल्प चैनल पे आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जिंक खाद के प्रयोग के समय आपको क्या गलती नहीं करनी है। अगर आप भी गेहूं की खेत में जिंक का प्रयोग करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए, आज की वीडियो में हम इसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इंडियन एग्री हेल्प चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप हमसे पूछना चाहते हैं या फिर कुछ भी आप हमसे साझा करना चाहते हैं, कोई भी जानकारी हमें देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। हम आपके सारे सवालों के जवाब जरूर देंगे। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी मेरा न्यू चैनल है, आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ किसान साथी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब एकदम फ्री होता है, कोई भी पैसा कुछ भी ऐसा नहीं लगता। अगर आप सोचते हो कि सब्सक्राइब करने से कोई आपका पैसा कट जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बहुत सारे लोग जानते होंगे लेकिन बहुत सारे नए किसान भाई शायद ना जानते हो, तो इसलिए मैंने सोचा उनको भी बता दिया जाए। तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, तो वहाँ पे अगर आप प्रेस कर देंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके बगल में घंटी का बटन होगा, जहाँ पे जाके आप ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देंगे तो मेरी अगली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचेगा। यानी मेरी सारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। जब भी आप यूट्यूब खोलेंगे तो वहाँ से आसानी से मेरी सारी वीडियो आप देख पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं कि जिंक के इस्तेमाल के समय कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमें जिंक कब डालना है, कितनी मात्रा में डालना है। उसके बाद में जानेंगे कौन सी गलती अक्सर किसान साथी कर देते हैं। तो जिंक का इस्तेमाल गेहूं की फसल में या फिर किसी भी फसल में हम दो तरह से करते हैं। एक होता है कि हम मिट्टी में बुड़काव के माध्यम से, यानी मिट्टी में हम डालते हैं छिड़काव के माध्यम से। दूसरा तरीका होता है, यानी दूसरे तरीके में हम स्प्रे विधि से टंकी में पानी में डाल के उसका छिड़काव करते हैं। तो दोनों तरीके में से दोनों तरीके अपने हिसाब से बेहतर होते हैं, लेकिन कुछ मैं यहाँ पे आपको बताते चलूँ। अगर आप जिंक खाद का इस्तेमाल मिट्टी में करते हैं तो लगभग 1 या 2 साल तक आपकी मिट्टी में जिंक बना रहता है। लेकिन अगर आप जिंक का स्प्रे करते हैं तो स्प्रे का असर उतना लंबे समय तक नहीं रहता है। लेकिन हाँ, मिट्टी में डालने से एक नुकसान ये भी होता है कि अगर आपने मान लीजिए जिंक का इस्तेमाल मिट्टी में कर दिया, अगर आप फास्फोरस वाली खादों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं तो वो आपका जिंक बेकार हो जाता है। कुछ समय बाद आपकी मिट्टी में वो अघुलनशील रूप में हो जाता है, जिससे पौधे उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल, जो पहली गलती किसान साथी करते हैं यहीं पर कर देते हैं कि शुरुआत में ही जब आप गेहूँ की बुआई करते हैं तो कुछ भाई किसान भाई उसी के साथ में जिंक का भी प्रयोग कर देते हैं। इसलिए आपको जिंक खाद का इस्तेमाल कभी भी बेसल डोज वाली खादों के साथ नहीं करना होता है। अक्सर हम पहली सिंचाई के बाद या फिर फसल की रोपाई के बाद या फिर मतलब 20 से 25 दिन के बाद ही इसका इस्तेमाल आमतौर पर करना बेहतर होता है। किसान साथियों, जब भी आप जिंक सल्फेट का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ करते हैं, अब फास्फोरस वाली खाद कौन कौन सी होगी, जिसमें भी फास्फोरस होता है, चाहे आपका NPK हो गया, चाहे आपकी DAP हो गई, चाहे आपका सिंगल सुपर फास्फेट हो गया, फिर कोई भी ऐसी खाद जिसमें फास्फोरस पाया जाता है, उस खाद के साथ कभी भी आपको जिंक सल्फेट वाली खादों का प्रयोग नहीं करना। यहाँ तक कि सल्फेट वाली खाद भी आपको नहीं डालनी चाहिए। जैसे अन्य सल्फेट वाली खादें हो गई, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट। तो ये सल्फेट वाली जो जितनी भी खादें होती हैं, चाहे आपका जिंक सल्फेट हो गया, इसका इस्तेमाल कभी भी आपको फास्फोरस वाली खाद के साथ नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? अगर आप फास्फोरस के साथ जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो एक नया तत्व बन जाता है जिंक फास्फेट। अब जब जिंक फास्फेट बन जाता है, ये अघुलनशील रूप में हो जाता है, पौधे इसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं। अगर मैं एक सीधी भाषा में आपको समझाऊं तो ये दोनों तत्व आपस में मिलकर समझ लीजिए पत्थर बन जाते हैं। अब ये पत्थर आपके पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये पानी में पूरी तरह से अघुलनशील हो जाते हैं, मिट्टी में अघुलनशील हो जाते हैं, जिससे पौधे की जड़ें इसको ग्रहण नहीं कर पाती है, भोजन के रूप में स्वीकार नहीं कर पाती हैं। तो इसलिए कभी भी आपको जिंक खाद का इस्तेमाल फास्फोरस वाली खाद के साथ बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम मात्रा के बारे में भी आपको बता देते हैं और ये भी बता देते हैं किसके साथ आपको प्रयोग करना चाहिए। तो अगर आप मिट्टी में डालना चाहते हैं जिंक खाद, तो जो 21% वाली आती है इसकी आपको लगभग 7 से 8 kg मात्रा प्रयोग करनी होती है। और जो 33% वाली आती है, जिसमें इन दोनों में सल्फर पाया जाता है, तो 33% वाले जिंक का इस्तेमाल आपको 4 या 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से गेहूँ की फसल में करनी चाहिए। इससे अच्छी ग्रोथ होती है। लेकिन सिंगल आपको जिंक कभी भी नहीं डालना है। इसका इस्तेमाल हमेशा या तो आप यूरिया खाद के साथ मिला के करें, और अगर आप छिड़काव करना चाहते हैं तो भी आपको यूरिया या फिर जो आता है बुझे हुए चूने का पानी, उसके साथ मिला के आपको छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे हम छिड़काव के बारे में भी आपको बता दें तो छिड़काव के रूप में अगर आप 33% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 750 ग्राम मात्रा देनी है। अगर आप 21% वाले जिंक का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी 1 किलोग्राम मात्रा देनी है। और एक जिंक और आती है 12% वाली इडिटेट जिंक, जिसको हम जिलेटेड जिंक बोलते हैं। इसकी आपको लगभग 100 से 150
ग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूज़ करनी है। और साथ में आपको या तो 1 से 2 या 3 केजी दानेदार यूरिया का इस्तेमाल करना है, या फिर आप बुझे हुए चूने के पानी के साथ भी इसका छिड़काव कर सकते हैं। छिड़काव आपको 2 बार करना पड़ेगा और मिट्टी में अगर आप देते हैं तो केवल 1 बार डालने से काम चल जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको पता चल गया होगा कि आपको जिंक का इस्तेमाल किसके साथ करना चाहिए। धन्यवाद।